नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब हम रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। एमएम लीडर हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बन गए। रांची के मोहराबादी मैदान में गवर्नर संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई। फिलहाल हेमंत ने अकेले ही शपथ ली। हेमंत सोरेन जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाएंगे और सत्र में बहुमत परीक्षण करने के बाद वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता के हित में काम करेगी। बहुत तेजी से काम करना है। जो वादे जनता से किए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। हेमंत सोरेन राज्य के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीएम रहते हुए फिर से सत्ता का स्वाद चखा है, यानी लगातार 2 बार सीएम पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। उनके मंच पर इंडिया गठबंधन में शामिल 10 दलों के 1.5 दर्जन दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, सपा चीफ अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर मोदी सरकार को साफ संदेश दिया कि वो मजबूती से एकजुट है। वैसे हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी शपथ ग्रहण का न्योता दिया था, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे। लेकिन पूरा विपक्षी गठबंधन रांची में मौजूद। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के तीसरे दिन भी कोई काम नहीं हो पाया। विपक्ष के किसी भी सवाल का सरकार ने जवाब नहीं दिया। साफ है कि सरकार की इच्छा सदन चलाने की जगह टकराव बनाए रखने की दिख रही है। अभी तक दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी है। हालांकि प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ले ली, लेकिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और रविंद्र वसंत राव चौहान के शपथ लेने के तुरंत बाद ही विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य खड़े हो गए और अडानी समूह के खिलाफ आरोपों और अन्य मुद्दों को उठाने की मांग की। विपक्षी सदस्य अडानी विवाद और संभल में हाल ही में हुई हिंसा पर चर्चा करना चाहते थे। जब ओम बिरला ने विपक्ष की बात नहीं सुनी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य बेल तक पहुंच गए, जबकि अन्य विपक्षी सदस्य गलियारे में खड़े होकर नारे लगाने लगे। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी सुचारू रूप से नहीं चल सकी। मणिपुर और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर विपक्ष के सांसदों ने चर्चा की मांग की। अनुमति न मिलने पर सदन में विपक्ष ने अपना विरोध जताया। विपक्ष के सांसद सदन की अन्य सभी कार्यवाहियों को स्थगित करने के इन मुद्दों पर नियम 267 के तहत चर्चा चाहते थे। सभापति ने इस मांग को एक बार फिर अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं इसी तरह सत्र के पहले दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी थी। शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 19 बैठकें आयोजित होनी है, लेकिन 2 दिन बिल्कुल भी काम नहीं हो सका, जिसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि संसद में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और सवालों के जवाब ना देने पड़े, इसलिए कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक वो विरोध कौन बनेगा। अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। बीजेपी के दबाव में एकनाथ शिंदे ने अपने पैर पीछे जरूर खींच लिए हैं, लेकिन उनके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। वैसे ये तय माना जा रहा है कि सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन कौन होगा अभी ये तय नहीं है। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह देवेंद्र फडणवीस के साथ भी खेल हो सकता है। इस बीच मंत्रालयों को लेकर भी महायुति में टकराव तेज हो गया है। एकनाथ शिंदे की तरफ से गृह, लोक निर्माण जैसे मंत्रालयों की डिमांड की जा रही है, तो अजीत पवार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके गुट के पास जो मंत्रालय महायुति सरकार में थे उन्हें ही बने रहने दिया जाए। साफ है अजीत की डिमांड वित्त मंत्रालय को लेकर है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी गृह और वित्त दोनों ही मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहती है और इसे लेकर ही सबसे ज्यादा टकराव दिखाई दे रहा है। ऐसे में शपथ ग्रहण की तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। वैसे संकेत दिए जा रहे हैं कि 2 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इस दौरान सीएम और 2 डिप्टी सीएम जो एनसीपी और शिवसेना से होंगे वो शपथ ले सकते हैं। जब तक मंत्रालयों को लेकर विवाद नहीं सुलझेगा तब तक मंत्रिमंडल विस्तार टाला जा सकता है। साफ है महाराष्ट्र में सरकार गठन के साथ ही टकराव दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी सरकार तो बना लेगी, लेकिन सहयोगियों के साथ जिस तरह से टकराव दिखाई दे रहा है वैसे में क्या सरकार चला पाएगी, क्योंकि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों की जरूरत है। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी 29 नवंबर को जेपीसी को वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी, लेकिन अब ये पेश नहीं होगा। 28 नवंबर को सदन के स्थगित होने से पहले इस बिल पर बड़ा फैसला सामने आया है। सत्र के दौरान संसद के निचले सदन लोकसभा में वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने और समय की मांग करते हुए कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया, जिसे पारित भी कर दिया गया है, जिसके तहत अब ये रिपोर्ट बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन सदन में पेश की जाएगी। दरअसल बीते दिन जेपीसी की 8वीं और आखिरी बैठक हुई, लेकिन सभी विपक्षी सांसदों ने इसका बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप था कि जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बिना किसी तैयारी के जेपीसी का मसौदा लोकसभा में पेश करने वाले हैं। इससे पहले भी विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि जेपीसी अध्यक्ष मनमाने रूप से फैसले कर रहे हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा वक्त नहीं मिला। विपक्षी सांसदों का रुख देख जेपीसी अध्यक्ष और बीजेपी सांसदों ने उनसे अलग अलग चर्चा की और इस बात पर सहमति जताई कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाए। जगदम्बिका पाल ने कहा कि जेपीसी अपने विचार में एकमत है। जेपीसी को 6 राज्यों और कुछ स्टेक होल्डर्स की बात सुनना बाकी है, क्योंकि वहां वक्फ और राज्य सरकारों के बीच विवाद है, जिसके बाद उन्होंने संसद में भी अपनी बात रखी और अब जेपीसी के कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है। इससे विपक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। के संभल में हुई हिंसा मामले में योगी सरकार घिरी हुई है। इस मामले में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं और अब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एसआईटी जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि विवाद के दौरान फायरिंग और बर्बरता में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए, साथ ही हिंसा में जिलाधिकारी और एसपी के साथ साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी मांग की गई है कि संभल की जामा मस्जिद के सर्वे से लेकर 24 नवंबर को हुई हिंसा तक की पूरी घटना की सीबीआई द्वारा विस्तृत जांच हो। बता दें कि आनंद प्रकाश तिवारी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और अधिवक्ता विनीत ने हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। इस बीच राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर 27 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 5 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है, जिस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी समर्थित लोग सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे देश में हिंसा हो सकती है। उन्हें किसी भी कीमत पर बस सत्ता में रहना है। अजमेर शरीफ में देश ही नहीं पूरे विश्व से लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजवाते हैं। ऐसे स्थान को विवादों में लाना घृणित और ओछी मानसिकता को दर्शाता है। इससे आम जनता अपनी रोटी के लिए भी जूझ रही है, लेकिन इस महंगाई पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही। ऐसे में मोदी सरकार सवालों से घिर गई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। खड़गे ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा टैक्स, ड्यूटी और सेस लगाकर मोदी सरकार ने आम जनता से लाखों करोड़ों रुपए लूटे हैं। संसद में पूछे गए सवाल के मुताबिक सरकार ने पिछले 5 साल में लोगों की जेबों से 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसों की उगाही की है। मई 2024 से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल में 32% की गिरावट आई है, लेकिन मोदी सरकार ने लोगों को कोई राहत नहीं दी। पेट्रोल डीजल पर लूट जारी है। खड़गे ने मोदी सरकार पर जनता की जेब पर डाका डालने के आरोप लगाए हैं। इसी कड़ी में पार्टी महासचिव जयराम रमेश का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने महंगाई के सूचकांक को लेकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ध्यान महंगाई घटाने पर नहीं, बल्कि महंगाई के आंकड़ों को कम दिखाने पर है। जयराम रमेश ने दावा किया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई और थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों को इस तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है जिससे महंगाई नियंत्रित दिख सके, जबकि जमीनी हकीकत तो ये है कि जनता की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की बदौलत महंगाई इतनी बढ़ रही है और ये पहली बार नहीं हो रहा। मोदी सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी करके देश को गुमराह करने की बार बार कोशिश की है। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से घिर चुकी। बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने इस्कॉन की गतिविधियों पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट से अपील की गई थी कि वो स्वतः संज्ञान लेकर बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर बैन लगाने का आदेश पारित करे, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने बैन लगाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सरकार से देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस्कॉन पर बैन लगाने का ये सही समय है। हाई कोर्ट ने कहा कि देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस्कॉन पर बैन से जुड़ा कोई फैसला नहीं किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार सुनिश्चित तौर पर मसले को देखेगी। ये घटना बांग्लादेश हाईकोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका मिलने के एक दिन बाद हुई है, क्योंकि हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु पर देशद्रोह का आरोप लगाए जाने के बाद हिंदू समुदाय पर हमले तेज हो गए हैं। दरअसल इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है।